Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit ECT YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं कल्चरल स्टडीज के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद कल्चरल स्टडीज: आर्टिकुलेशन थियरी, सर्किट ऑफ कल्चर एंड एनकोडिंग डिकोडिंग। आई होप ये वीडियो एक्सप्लेन करेगा और कोशिश करूंगा इस वीडियो के में आपको इन तीनों प्रोसेस को कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स के मीडियम से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे दैट इज आर्टिकुलेशन थियरी। दोस्तों आर्टिकुलेशन थियरी जो है इट इज अ थियरी विच वाज पायनियर्ड, जिसकी जो शुरुआत है वो स्टुअर्ट हॉल ने 1970s के अंदर करी थी और लेटर इट वाज एक्सपेंडेड बाय कोलैबोरेटिव वर्क्स के अंदर बहुत सारे थियरिस्ट हैं जिनके अंदर जैसे पॉल दुगे जो थे डूइंग कल्चरल स्टडीज, इसके अंदर उन्होंने बात करी थी इस बारे के अंदर। And it is one of the foundational concept in cultural studies. Actually में क्या है आर्टिकुलेशन का मतलब? आर्टिकुलेशन थियरी का मतलब है कल्चर इज अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब ये स्टैटिक या लीनियर प्रोसेस ना होकर डायनेमिक प्रोसेस है और क्या करती है, लिंक करती है डिस्पैरेट एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं लगते हैं। आर्टिकुलेशन किसी तरह से फाइंड आउट करता है कि उनमें किस तरह से कनेक्शन क्रिएट किया गया है, कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, बिटवीन आइडेंटिटीज, बिटवीन प्रैक्टिसेस, और जब इनको लिंक कर दिया जाता है तो एक टेम्परेरी और कंटीजेंट यूनिटीज बनती हैं। कंटीजेंट फॉर दैट, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी एक पर्पस के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी फिक्स्ड और डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब ये परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होता है इन दोनों के बीच में, ये कभी भी चेंज हो सकता है बिकॉज इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इन फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब ये जगह के, समय के, मोटिव के अनुसार ये होता है। तो आर्टिकुलेशन थियरी इन सब की स्टडी करता है। सो बेसिकली आर्टिकुलेशन के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट इज वेरी सिंपल, टू एक्सप्रेस और टू स्पीक, जिस तरह से हम अपने आइडियाज को वॉइस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज वेरी नेचुरल मीनिंग। लेकिन जो कल्चरल स्टडी के थियरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि आर्टिकुलेशन इज अबाउट कनेक्टिंग और लिंकिंग, डिफरेंट एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर। जैसे एक जो बड़ा ट्रक होता है, करियर ट्रक होता है या लॉरी होती है, जिसमें एक उसका हेड होता है और उसके पीछे उसका एक बड़ा सारा ट्रेलर होता है, वो दोनों जॉइंट होते हैं। अभी अपन डिटेल के अंदर इसको देखेंगे, उसको बेसिकली आर्टिकुलेशन करना कहते हैं। तो स्टुअर्ट हॉल ने इसकी डेफिनेशन दी, आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कनेक्शन। किस तरह से कनेक्शन क्रिएट किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडिटी, कि उनको सोसाइटी नेचुरल एक्सेप्ट करे तो उनमें आर्टिफिशियल कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। और ये जो लिंक है, ये जो कनेक्शन है, ये ना तो नेचुरल होता है और ना परमानेंटली लिंक होता है। देखिए इसके लिए हॉल ने मेटाफर यूज करा एक लॉरी या एक ट्रक का, जिसके अंदर एक बड़ी सारी ट्रेलर लगा हुआ है। नाउ देयर इज आइडियोलॉजी, डिस्कोर्स जो हेड है, और इसके पीछे एक ट्रेलर है जो उसका किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक एलिमेंट है हिच, जिसके द्वारा अपन कनेक्ट करते हैं इन दोनों चीजों को। नाउ द आइडिया कि ये सारी जो चीजें हैं वो परमानेंटली लिंक है, ये रॉन्ग है। कारण ये ट्रेलर आज इससे जुड़ा हुआ है, कल को ट्रेलर किसी दूसरे हेड से जुड़ सकता है और इस हेड से कोई दूसरा ट्रेलर जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम जिस चीज को, जैसे सबसे पहले जब ऑटोमोबाइल्स आए तब ट्रेलर था प्रोग्रेस या साइंटिफिक या लग्जरी, और उसके साथ बहुत सारे ये जुड़े हुए थे कि असेंबली प्रोडक्शन हो रहा है, ये कंपनी आपको कंफर्ट देती है, लग्जरी देती है। अचानक
चेंज हुआ, अब प्रोसेस तो वही की वही रही, लेकिन यहां पर कर दिया गया जैसे ग्रीन या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली, अचानक नई गाड़ियों को रिप्रेजेंट किया जाने लगा जिनसे कार्बन एमिशन कम होता है, जो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन दोनों के बीच में जो हिच है वो चेंज हो गया, लेकिन पर्पस जो बेसिक था वो था कि किस तरह से हम कस्टमर को मैक्सिमम या न्यू व्हीकल्स या न्यू टेक्नोलॉजी में उसको बेच सकें। तो आर्टिकुलेशन थियरी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है नो एसेंशियल कनेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो कल्चरल मीनिंग होते हैं दे आर नॉट फिक्स और नेचुरल। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये चीज इससे नेचुरली अटैच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोज फ्लावर है और रोज की जो सेंट है दे आर नेचुरली कनेक्टेड टू ईच अदर, लेकिन एक रोज फ्लावर को लव का सिंबल समझना, इट इज नॉट नेचुरली, इट इज अ मैन मेड कनेक्शन, इट इज एन आर्टिफिशियल कनेक्शन। सेकेंड, कंटीजेंट लिंक। कंटीजेंट लिंक का मतलब यह है इट इज फॉर सम पर्पस, और ये पर्पस एलिमेंट्स के बीच में मेड, जानबूझकर क्रिएट भी किया जा सकता है, एंड इफ द पर्पस इज कंप्लीट और उसकी और जरूरत नहीं है तो ये क्या है, अनमेड भी किया जा सकता है। इसको हम कोएलिशन की तरह समझ सकते हैं। जैसे इलेक्शन से पहले कुछ पार्टीज जो नेचुरली जनरली एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, इलेक्शन में अपने मोटिव को देखते हुए कोएलिशन अपना एक गठबंधन बना लेती हैं, लेकिन अगर उनका वो पर्पस सॉल्व हो जाए, उनको खुद को अपने हिस्से की सीट्स मिल जाए, तो वो उस गठबंधन को अनमेड भी कर सकती है या किसी दूसरी पार्टी के साथ कोएलिशन फॉर्म कर सकती हैं। सो जो लिंक है उनके बीच में वो कंटीजेंट है, वो नेचुरल नहीं है। थर्ड इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये जो आर्टिकुलेशन होता है, ये जो लिंकिंग होती है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस। उस समय और स्थान की जरूरत के हिसाब से ये लिंक बनते हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज पावर रिलेशनशिप। इसका मतलब है आर्टिकुलेशन के अंदर स्ट्रगल ओवर मीनिंग चलता रहता है कि ये पर्टिकुलर कलर, ये पर्टिकुलर सिंबल, ये पर्टिकुलर प्लेस, ये पर्टिकुलर चीज, ये इसका क्या मीनिंग है। दोनों जो पावर के अंदर ग्रुप है वो क्लेम अपना मीनिंग करता है, और जो मार्जिन पर है वो उसको अपने लिए क्लेम करना चाहता है। फॉर एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल है कलर सैफरन। जैसे कलर सैफरन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, इट इज आर्टिकुलेटेड विद हिंदुइज्म। हमने कलर कोड बना रखे हैं, जैसे सैफरन कलर है, आप देखेंगे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिंदुइज्म के आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, दे प्रेफर दिस कलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरली इट इज कनेक्टेड टू हिंदुइज्म। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि दूसरी कोई कल्चर है जो हिंदुइज्म या हिंदुइस्टिक फिलॉसफी को फॉलो नहीं करती, वहां पर हो सकता है सैफरन कलर किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता हो, फायर, वायलेंस या कैसी भी चीज को। सो कनेक्शन इज नॉट नेचुरल, इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिससे धीरे धीरे इट सीम्स टू बी नेचुरल, लगता ऐसे है जैसे ये नेचुरल हो। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे सेट होता है कि लिंक सेट किया जाए कि मैक्सिमम जो पब्लिक है वो इनको नेचुरल मान के चले। तो सबसे पहला स्टेप है डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स एग्जिस्ट सेपरेटली, मतलब उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, बट दे आर पार्ट ऑफ कल्चर, लिविंग कल्चर, जो हमारे डेली लाइफ की कल्चर है। एक एग्जांपल से कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्रिकेट विच स्टार्टेड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज देन ब्रॉट टू द कॉलोनीज। जैसे इंडिया उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी था तो वहां लाया गया ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के द्वारा, और उसी के बाद कुछ समय बाद एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। धीरे धीरे ये एलिमेंट्स देखा जाए, क्रिकेट, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म, ये सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। कल्चर के हमारे लिविंग कल्चर के पार्ट थे, लेकिन नहीं था कोई भी इनमें लिंक। देन आफ्टर सम टाइम these elements are brought together, articulated. For example, after 1980s, especially when India won the first World Cup, its first World Cup in cricket in 1983, cricket become linked with Indian national identity. हम धीरे धीरे क्रिकेटिंग हीरोज को अपना एक कल्चरल आइकन मानने लगे। धीरे धीरे क्रिकेट बिकम
cricket replaced our national game hockey, our rural games, and it become the most sought after, most seen after sports. तो इसकी जो आइडेंटिटी थी वो एक ब्रिटिश स्पोर्ट से क्या होने लगी, इंडियन होने लगी. द कनेक्शन सीम्स नेचुरल ओवर टाइम. अगर आज हम रिमाइंड करें, इट वॉज द गेम ऑफ द कॉलोनाइजर्स और वो हमें खेलने भी नहीं देते, इट सीम्स आउटडेटेड, एब्सर्ड. अब क्रिकेट को क्या देखा जाता है, इट इज नेचुरली इंडियन. सो दिस इज हाउ जो सेपरेट थे हिस्टोरिकली, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करते 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 वो कैसे हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं. बट नाउ लेट मी टेल यू, ये कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है. मे बी अ टाइम कम्स जब क्या होगा, अचानक पता चलेगा वी स्टार्ट्स अनफॉलोइंग क्रिकेट, हम किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करेंगे. कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसके कारण हम क्या मानने लगेंगे, क्रिकेट इज नॉट आवर गेम. और ये जो लिंक है जिसके द्वारा इन दो सेपरेट एलिमेंट्स को साथ लाया गया है, ये अनलिंक हो सकता है और वापस से एलिमेंट सेपरेट हो सकते हैं. So these connection can be just like they are articulated, they can be disarticulated or rearticulated in new ways. अब हम बात करते हैं किस तरह से आर्टिकुलेशन का कनेक्शन है हेजेमनी के कॉन्सेप्ट के साथ. हेजेमनी का पूरा आपके कोर्स में एक चैप्टर लगता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. बेसिक मीनिंग आप समझ लीजिए, अंतोनियो ग्राम्स्की के जो एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे, उनके द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब यह होता है कि सोसाइटी के अंदर, पावर रिलेशनशिप के अंदर जो डोमिनेंस होता है वो केवल फोर्स या कोएर्सन के द्वारा नहीं होता, इट इज आल्सो थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस से कंसेंट भी लिया जाता है. तो ये हेजेमनी होता है. नाउ इस हेजेमनी को क्रिएट करने में आर्टिकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके पास अभी पावर होती है, वो अपने इंटरेस्ट को कॉमन सेंस से लिंक करते हैं. मतलब वो ये शो करते हैं कि जिन चीजों को वो लिंक करना चाहते हैं, दे आर नॉट देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट, दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक. और वो अपनी वैल्यूज को ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं that they are not their particular values, they are not related to their ideology only, but they are universal values. जैसे rationalism, जैसे civilization, जैसे progress, ये कुछ ऐसे terms हैं, जैसे democratic beliefs, जैसे constitution, ये कुछ ऐसे beliefs हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं that they do not belong to one particular group, they belong to one and all. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये एक टाइप का आर्टिकुलेशन होता है जो कॉमन पब्लिक को सोचने पे मजबूर करता है कि दे आर बेसिकली फॉलोइंग यूनिवर्सल वैल्यू, नॉट अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल वैल्यू. हां, इसी के समय एक ग्रुप ऐसा होता है जो मार्जिन पर होता है, जो रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा होता है, जो हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, वो इन्हीं वैल्यूज का एक काउंटर आर्टिकुलेशन प्रेजेंट करता है. वो शो करता है कि किस तरह से इन वैल्यू, जैसे रेशनलिज्म है तो एक इसके साथ में फेथ या डिवोशन जो हमेशा क्या कहता है, फेथ इज ब्लाइंड, उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. सिविलाइजेशन के साथ नेचुरल का कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं, प्रोग्रेस के साथ वापस से नोबल सेविज का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं. तो लगातार एक आर्टिकुलेशन और काउंटर आर्टिकुलेशन के बीच में मीनिंग को लेकर, वैलिडिटी को लेकर कंटेस्ट चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है. नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसका नाम है सर्किट ऑफ कल्चर. तो दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट ऑफ कल्चर? देखिए दोस्तों, सर्किट ऑफ कल्चर का मीनिंग सबसे पहले डेवलप किया गया था पॉल दुगे और स्टुअर्ट हॉल, इन लोगों के द्वारा. इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये इनकी एक बुक थी, डूइंग कल्चरल स्टडीज द स्टोरी ऑफ सोनी वॉकमैन. पहले तो उन लोगों के लिए जो थोड़े जैन जी जिनको हम कहते हैं बिलोंग करते हैं, वॉकमैन वाज अ डिवाइस इन विच कैसेट्स वर प्लेड. हाउ इट वाज अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, क्योंकि वॉकमैन के साथ आप मूव कर सकते थे, वॉक कर सकते थे, आप हेडफोन लगाते थे
वॉकमैन एक छोटा सा डिवाइस होता था, उसको आप पॉकेट में कैरी करते हुए और म्यूजिक सुनते हुए चल सकते थे। तो म्यूजिक के अंदर मोबिलिटी लाई गई। तो इस कारण जितने भी पुराने म्यूजिक के रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे वो सारे क्या हो गए, आउटडेटेड होने लगे। और सोनी ने इसको प्रोग्रेस, लग्जरी, कंफर्ट इन चीजों के साथ रिप्रेजेंट करते हुए, तो इसकी केस स्टडी करते हुए सर्किट ऑफ कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। और इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हाउ अ फ्रेमवर्क, किस तरह से एक पूरा फ्रेमवर्क है जो कल्चरल आर्टिफैक्ट, कल्चरल चीजों को एनालाइज करता है और प्रैक्टिसेस 5 इंटरकनेक्टेड प्रोसेस, 5 ऐसी प्रोसेस जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये होता है कि इसको सर्किट क्यों बोला गया? जैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, मीनिंग फ्लोज कंटिन्यूअसली, पांचों के अंदर ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ऑल अदर। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये पॉइंट इस सर्किल में चलता रहता है। मतलब कोई भी बिगनिंग और कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जो बिगनिंग है वो एंड भी हो सकती है, मिडल वाला से बिगनिंग हो सकती है। तो एक सर्किट की तरह एक सर्कुलर वे के अंदर पांचों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ चलती रहती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्किट ऑफ कल्चर। तो आइए अब देख लेते हैं एक एक करके कि ये 5 कौन कौन सी प्रोसेस है। चलिए उनको वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट है, पहला जो मेन जो इसका पार्ट है वो है, मतलब पांचों ही मेन है, पांचों ही इक्वल है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हाउ समथिंग इज प्रेजेंटेड, पोर्ट्रेट, डेपिक्टेड। सेकेंड वन इज आइडेंटिटी, हाउ इट शेप्स हु वी आर। जो कल्चरल आर्टिफैक्ट है वो हमारे को किस तरह से एक आइडेंटिटी देता है। प्रोडक्शन, ये कल्चरल जो आर्टिफैक्ट है इसको मेड कैसे किया जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है। कंजम्पशन, इसको हम यूज या एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। और रेगुलेशन, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, इसको कौन गवर्न कर सकता है। ये पांचों जो प्रोसेस हैं ये इंटरकनेक्टेड है, इन सबको आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपको किसी एक कल्चरल फेनोमेना, किसी एक कल्चरल प्रैक्टिस, किसी एक कल्चरल आर्टिफैक्ट को समझना हो तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बाय एग्जामिनिंग आइदर ऑफ एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर मोमेंट, बट वी हैव टू स्टडी ऑल 5 मोमेंट्स और किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड हैं। वी विल टेक देम वन बाय वन, एक एक करके इनको लेते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? इट इज द डिस्कर्सिव प्रोसेस। किस तरह से थ्रू डिस्कोर्स एक हम कल्चरल मीनिंग को जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके लिए हम साइन, सिंबल, लैंग्वेज, इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, कोई चीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्या पूछने चाहिए? किस इमेज और सिंबल को यूज किया गया है और उस इमेज और सिंबल से क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने इसके अंदर लेफ्ट आउट या मार्जिनलाइज या इग्नोर किसको किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मैं लिटरेचर से एग्जाम्पल लेता हूं। 19th सेंचुरी फिक्शन के अंदर आइडियल फेमिनिटी का एक कॉन्सेप्ट था। नॉवेल्स में कॉमेंट्री पैटमोर की पोएम से लिया गया, एंजल इन द हाउस, हु इज अ वुमेन, परफेक्ट वुमेन, जो घर में रहती है, हु केटर्स टू द नीड ऑफ द फैमिली, हु इज लॉयल एंड ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। तो पूरे नॉवेल्स के थ्रू ये जो इमेज क्रिएट की गई, तो ये मीनिंग क्या क्रिएट कर रहा था? अ वुमेन is only good woman if she is like an angel doing her duties। जिस तरह से एंजल गॉड को फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर को विदाउट डाउटिंग और क्वेश्चनिंग और काउंटरिंग, उसी तरह से एक विमेन को, एक वाइफ को करना चाहिए। और कौन सा पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटली पेट्रियार्कल। और किसको लेफ्ट आउट या मार्जिनलाइज किया गया था? विमेन की वॉइस को। तो इस तरह से हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है 5 एलिमेंट में से, वो है आइडेंटिटी। सो व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी है सेंस ऑफ सेल्फ या सेंस ऑफ ग्रुप जो बिलोंग करता है किसी एक कल्चरल प्रोडक्ट के। तो इस तरह से ये जो आइडेंटिटी होती है ये सबसे पहले एक वॉल क्रिएट करती है, डिफाइन अस
जो हम लोग हैं वर्सेस देम, जो वो लोग हैं. इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेस कोड, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग, ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स. जैसे ईटिंग हैबिट्स में वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, या फिर अर्बन वर्सेस रूरल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, इंग्लिश स्पीकिंग वर्सेस नॉन इंग्लिश स्पीकिंग. तो ये जो कल्चर है, ये एक्चुअली में हम अपने आप को उस पर्टिकुलर ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरे ग्रुप से सुपीरियर दिखने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चन क्या होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यूजेस दिस प्रोडक्ट. कौन से पीपल अपने, कैसे लोग अपने आप को इस ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे ईटिंग हैबिट्स हैं तो किस तरह से वो इसको प्रमोट करते हैं और किस तरह से एक छोटी छोटी कम्युनिटी बनती चली जाती है जो अपनी आइडेंटिटी शेयर करती हैं. आप देखेंगे कि इवन जैसे मंदिर जाने वालों के अंदर भी, सब मंदिर जाने वालों में भी फिर कम्युनिटी बनती है. कुछ भजन गाने वाले तो उनका एक ग्रुप अलग बैठ जाता है. ये एक छोटा सा केस है. इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं किस तरह से 18th और 19th सेंचुरी में जो गॉथिक नॉवेल्स थे वो जेंडर, वो पर्टिकुलर लिखे जाते थे फीमेल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए. किस तरह से वो उनकी पर्टिकुलर, और जो फीमेल उस समय की रीडरशिप थी वो भी ईगरली वेट किया करती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था दिस इज व्हाट अ फीमेल शुड रीड. जैसे जनरली हम भी प्रेफर करते एज ग्रुप के हिसाब से बुक्स को रेफर करने का. तो sometimes they have some kind of logic, but most of times it is because of identity. हम उन बुक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दूं, बुलेट बाइक. So it is generally identified with a rugged, macho image, masculine identity. तो जनरली बॉयज जो हैं वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए. इवन हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, दे गिव यू एन आइडेंटिटी. आप अपने आप को, आप जब स्मोक करते हो तो यू थिंक दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप विच सीम्स टू बी कूल. तो ये जो चीजें हैं ये आइडेंटिटी के अंदर काउंट होती हैं. Next element है production. So what is production? Production is how cultural products are created or inventing, fabricating and basically marketing. उसको market भी करना और कौन उनको ये काम करता है और किन conditions के अंदर करता है. तो it is not physical making. किसी चीज को बनाया नहीं जाता. It is encoding of values. आपके mind के अंदर create की जाती है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो पर्टिकुलर बाइक है वो एक केवल बाइक ही है लाइक अदर बाइक्स, लेकिन उसकी एक इमेज क्रिएट की गई है. तो क्वेश्चन हम यही पूछेंगे किसने इसको क्रिएट करा है, मार्केट कौन सा था, किस टेक्नोलॉजी को, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या फिर कोई स्लोगन या फिर कोई प्रिंट या फिर कोई कल्चर, लिटरेचर, रिलीजन, कास्ट क्या यूज किया गया है एंड व्हाट आर दी इकोनॉमिक फैक्टर्स बिहाइंड दिस. फॉर एग्जांपल जैसे 18th सेंचुरी के अंदर, लिटरेचर के अंदर 18th सेंचुरी से पहले तक पैट्रोनेज सिस्टम था. मतलब एक पैटर्न हुआ करता था. पैटर्न जिसको फेवर किया करता था वो राइटर बड़ा हो जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमर्शियल मार्केट प्लेस आया. वो राइटर्स आने लग गए जिनके पास पैसा था या जिनके पास रिसोर्सेस थे. तो इसने पूरा प्रोडक्शन वैल्यू को चेंज कर दिया. जैसे अगर हम इंडियन मूवी सीन को देखें तो यहां पर भी हम देखेंगे हायरार्की है, कैसे किसके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज है, कौन सा प्रोड्यूसर किन एक्टर्स के साथ काम करता है. ये सारी चीजें क्या है, कैसे प्रोडक्ट किया, कल्चरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कंजम्पशन. तो क्वेश्चन बेसिकली वही है कि व्हाट इज कंजम्पशन, कि जब हम ऑडियंस जो है उसको डिकोड करती है, प्रोडक्शन की वैल्यूज को यूज करती है, इंटरप्रेट करती है, उस एक्सपीरियंस करती है कल्चरल प्रोडक्ट को. इट इज नॉट पैसिव रिसेप्शन, दे एक्टिवली क्रिएट न्यू मीनिंग्स जब वो यूज करते हैं. सो इट्स अ रेसिप्रोकल काइंड ऑफ थिंग. तो जो क्वेश्चन हमें इसमें पूछने हैं, हु कंज्यूम्स दिस एंड हाउ, कैसे हम करते हैं और कैसे, वेयर एंड व्हाई डू पीपल, क्यों हम यूज करते हैं, इसके अलग अलग ग्रुप्स क्या मीनिंग बताते हैं एंड हाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ. क्या इससे इनसाइडर और आउटसाइडर या फिर अस वर्सेस देम वाला जो मैकेनिज्म है वो और स्ट्रांग होता है. तो वो चीज
एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले तो कंजम्पशन का लिटरेरी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले एक वर्क लिखा गया जोसेफ कॉनरेड का, द हार्ट ऑफ डार्कनेस, और सॉरी हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो वो एक सिंपल ब्रिटिश फिक्शन था, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग के अंदर उसको देखा गया कि हाउ इट इज अ क्रिटिक ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो अचानक कंजम्पशन जो था उसने उसके अंदर एक नया कॉन्टेक्स्ट निकाला, उसको पैसिवली कंज्यूम नहीं करा बल्कि एक्टिवली उसको इंटरप्रेट करा, जो ट्रेडिशनल उसका मीनिंग था उसको चेंज कर दिया। जो मैं आपको एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल एग्जांपल दे रहा था, जब मैगी नूडल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, दे वर जस्ट क्विक स्नैक, 2 मिनट में रेडी होने वाले, लेकिन ग्रेजुअली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के द्वारा, चाहे मैगी हो चाहे अमूल हो, दे हैव बिकम एसेंशियल कंफर्ट फूड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, हॉस्टल्स में जो रह रहे हैं, या फिर आप हिल स्टेशंस पे जा रहे हो, तो अब ये केवल एक स्नैक नहीं है, मैगी या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हम क्या करने लग गए हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से जानने लग गए। जैसे डेटॉल जो एक एंटीसेप्टिक है, हम किसी भी शॉप, मेडिकल शॉप पर जाकर एंटीसेप्टिक नहीं बोलते, डेटॉल बोलते हैं। टूथपेस्ट में बहुत लंबे टाइम तक हम कोलगेट बोलते रहे। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है किस तरह से कंजम्पशन काम करता है। एंड द लास्ट वन इज रेगुलेशन। तो किस तरह से कल्चरल प्रोडक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स के द्वारा गवर्न कौन करता है। तो फॉर्मल रूल्स तो हो गए, जैसे गवर्नमेंट के लॉज या सेंसरशिप जो अलाउ ही नहीं होती है उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे, व्हाट लॉज, कौन है वो लॉज, क्या वो लॉज हैं, और किनके पास पावर है रेगुलेट करने की, क्या फॉर्मल या इनफॉर्मल पावर है, और कौन से कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसे अगर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो लिटरेरी कैनन, आप अपने करिकुलम में क्या पढ़ रहे हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड्स जो यूनिवर्सिटी क्रिएट करती है। और हर यूनिवर्सिटी में घूम फिर के कुछ जने डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स ये पढ़ेंगे, साल दर साल उनमें माइनर चेंजेस होते रहते हैं और एक लिटरेरी कैनन बन जाता है। सो हम केवल वो चीजें पढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमने वो पढ़ी हुई है, हम उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उनकी वैल्यूज को, और इसी कारण हम ये लाइन सीख जाते हैं, शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जबकि एक्चुअली देखा जाए कालिदास बिलोंग्स वे वे एजेस अगो फ्रॉम शेक्सपियर, लेकिन हम ब्रिटिश कैनन पढ़ते पढ़ते क्या मानने लग गए, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, और इसको हमने कभी काउंटर नहीं करा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिविंग कल्चर में एग्जांपल देखें तो सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, वो डिसाइड करता है कौन सी मूवीज जो हैं सिनेमा में रिलीज होंगी, उनमें क्या कट लगेंगे, क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा। ये सारी चीजें रेगुलेशन के अंदर आती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये छोटी छोटी चीजें कंट्रोल करती हैं। इस पूरे को हम इस एक मैप से समझ सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल नेशनल फ्लैग का, तो नेशनल फ्लैग जो है वो बेसिकली क्या करता है वो ट्राई कलर। बहुत सारे दुनिया में देशों के ट्राई कलर्स हैं, लेकिन हमारे लिए वो रिप्रेजेंट करता है करेज को, हमारे नेशनल प्राउड को। रेगुलेशन, सेंसर बोर्ड आपको बता दिया, मैगी नूडल्स का बता दिया। और जैसे आइडेंटिटी, जो फैंस होते हैं वो एक अपने पर्टिकुलर आईपीएल फ्रेंचाइजी की टी शर्ट पहनते हैं, जिससे वो अपनी लॉयल्टी शो करते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर टीम के साथ। तो ये एक सर्किल है, इसमें मैंने आपको बता दिया कोई भी ऐसा नहीं है कि ये पहले होता है, दिस इज ऑल अ कंटिन्यूअस सर्किल, लगातार ये चलता रहता है। चलिए अब आज का लास्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल। ओरिजिन था इसका स्टुअर्ट हॉल, जो जमैकियन कल्चरल थियरिस्ट हैं, उनका एसे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स। तो एक्चुअली में जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन था वो मीडिया ट्रांसमिशन को एक बहुत सिंपल लीनियर वे के अंदर देखा जाता था। सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है, मैसेज, और उसको रिसीव करने वाला एक लीनियर पैसिव वे के अंदर, जिसमें रिसीवर का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन हॉल ने इसको चेंज करा और हॉल ने क्या कहा कि कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, या कम्युनिकेशन इज नॉट वन एक्टिव पोल एंड वन पैसिव पोल, बट इट इन्वॉल्व्स एक्टिव इंटरप्रिटेशन एट बोथ एंड्स।
तो एक तरह का अपन देख सकते हैं आर्टिकुलेशन और सर्किट ऑफ कल्चर, दोनों का कॉन्सेप्ट एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल के अंदर आ जाता है। तो कैसे होती है प्रोसेस? एनकोडिंग का मतलब है प्रोडक्शन। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होता है वो मैसेज क्रिएट करता है और मैसेज के पीछे उसका एक इंटेंडेड मीनिंग होता है। यहां देखिए, प्रोड्यूसर का मतलब कोई बोलने वाला ही नहीं है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, अगर कोई लीडर का, पॉलिटिकल लीडर का स्लोगन है, अगर नेताजी ने यह कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंटेंडेड मीनिंग है। दे वांट टू एनकरेज पीपल टू टेक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद उस समय के प्रोफेशनल कोड, उसका इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, और जिनके लिए मैसेज है उनकी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, और उस समय की डोमिनेंट आइडियोलॉजी, इन चीजों से अफेक्ट होकर, प्रभावित होकर प्रोड्यूसर मैसेज को क्रिएट करता है। और मैसेज को वो सिंपल लैंग्वेज ही नहीं, साइंस हो सकते हैं, जैसे इवन विक्ट्री का एक सिंपल साइन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे अगर किसी पॉलिटिशियन ने अपनी जैकेट के अंदर रेड रोज लगा रखा है तो एक सिंबल है, अगर उसने खादी का कुर्ता पहन रखा है सिंबल है। और नैरेटिव हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की स्टोरी, सेट ऑफ स्टोरी हो सकती है। ये तो हो गई एनकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब ये नहीं है कि जिसके लिए मैसेज इंटेंडेड है वो पैसिवली इसको ले लेता है। ऑडियंस इसको इंटरप्रेट करती है, वो डिपेंड करती है उनकी सोशल पोजीशन क्या है, क्या वो उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप से प्रोडक्शन वाला बिलोंग करता है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। और इन सब कारणों से जरूरी नहीं है कि जो सेंडर ने मैसेज दिया है उसको वो एक्सेप्ट करे, एनकोडेड मीनिंग को। वो हो सकता है उसको फुली एक्सेप्ट करे, हो सकता है वो पार्शियली एक्सेप्ट करे, और हो सकता है वो टोटली रिजेक्ट कर दे। तो इस कारण से हॉल कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल पोजीशंस जिससे ऑडियंस मैसेज को डिकोड करती है। पहली पोजीशन है डोमिनेंट हेजेमोनिक पोजीशन। इसके अंदर जो ऑडियंस है वो इंटेंडेड और प्रिफर्ड मीनिंग को फुली एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब जो एनकोडर ने मैसेज करा, दे एग्जैक्टली पैसिवली कंज्यूम द मैसेज, ऑपरेट विद इन द डोमिनेंट कोड एंड इंटरप्रेट्स एग्जैक्टली एज प्रोड्यूसर इंटेंडेड। मानो एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी एक स्पीच में कहा, इस देश के लिए जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तो उसके जो लॉयल फॉलोअर्स होंगे वो फौरन क्या कहेंगे? यस, ही इज द ओनली वन। अगर किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने यह कहा मेरी ये फिल्म केवल और केवल आम जनता के लिए है, तो ऑल पब्लिक हु बिलीव इन दैट प्रोड्यूसर दे विल गो एंड वॉच द मूवी। तो ये जो बेसिकली डोमिनेंट हेजेमोनिक पोजीशन होती है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता मैसेज के ऊपर और उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दूसरी है नेगोशिएटेड पोजीशन। इट इज मिक्सचर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा डोमिनेंट मीनिंग को वो एक्सेप्ट तो एक्नॉलेज तो कर लेते हैं, लेकिन अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको एडेप्ट भी करते हैं। तो जनरली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अग्रीज कर देते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस। दे कैन आस्क 1 or 2 क्वेश्चन, दे मे हैव 1 or 2 डाउट, सो इट इज काइंड ऑफ नेगोशिएटेड। उनका खुद का भी एक एक्सपीरियंस होता है जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी से थोड़ा सा अलग हो सकता है। And the last one is oppositional position. Naturally understands the intended meaning but completely rejects it. Dominant की तरह इसको भी पता तो होता है कि intended meaning ये है, but that particular जो listener है वो इसको totally reject कर देता है. Decodes with the opposite or alternative framework and creates contrary interpretation. जैसे फिल्म वाले के अंदर अगर कुछ फिल्म देखने वाला कोई दूसरा बंदा है, वो कहेगा नहीं, इसका फिल्म का जो भी पैसा होगा वो तो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, मुझे इस प्रोड्यूसर को पैसे नहीं देने, आई विल नॉट गो टू वॉच दैट मूवी। तो गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, एक एग्जांपल हम लेते हैं डिजिटल इंडिया प्रमोट करने का। अब जो डोमिनेंट रीडिंग होगी वो क्या कहेगी? यस इट्स गुड, तो ये हमारे को और मॉडर्न बनाएगी और प्रोग्रेसिव बनाएगी, हमारा डेवलपमेंट होगा, तो आज से मैं जो भी डिजिटल इंडिया के लिए कर सकता हूं मैं करूंगा। दैट इज डोमिनेंट हेजेमोनिक रीडिंग। नेगोशिएटेड रीडिंग, वो एक्नॉलेज करेगा बेनिफिट, लेकिन ये कहेगा अगर मेरा डेटा लीक हो गया, तो अगर सारी काम में डिजिटलाइज होने लग गए,
ह्यूमन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो, और जो अपोजिशनल रीडिंग होगी तो वो ये कहेगा कि जो डिजिटल इंडिया है वो तो गवर्नमेंट का टूल है, सर्विलांस का और कॉर्पोरेट कंट्रोल का। किसी एक या दो कंपनी के पास टोटल कंट्रोल आ जाएगा, कल को कुछ भी कर सकती है। तो हमने देखा एक ही मैसेज डिजिटल इंडिया को तीनों अलग अलग पोजीशन से। इससे क्लियर होता है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था, देखिए जो एनकोडिंग डिकोडिंग, जो ब्लू लाइन है 1 के ऊपर, वो शो करता है प्रेफर्ड मीनिंग फ्लो, ऐसे जाना चाहिए। डोमिनेंट हेजेमोनिक ग्रीन लाइन जो है वो ये शो करता है एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लिया गया। नेगोशिएटेड डिकोडिंग जो येलोइश लाइन है वो शो करता है कि कुछ हद तक फॉलो किया गया लेकिन थोड़ा डाउन भी है। और अपोजिशनल डिकोडिंग वो शो करता है टोटली उससे अलग हटके मीनिंग को क्रिएट किया गया। एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो प्राइमरी मॉडल है वो लीनियर है, सेंडर मैसेज रिसीवर, जबकि हॉल के अनुसार सर्किट है, प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन के साथ रिप्रोडक्शन। ऑडियंस की जो नेचर है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पैसिव है, होमोजेनस है, वो एक टारगेट है, लेकिन हॉल के कल्चरल स्टडीज में एक्टिव है, हेटेरोजेनस है और मीनिंग मेकर है। मीनिंग का स्टेटस ट्रेडिशनल अप्रोच में फिक्स है, देयर इज नो चेंज पॉसिबल, ट्रांसपेरेंट है और ऑब्जेक्टिव है, जबकि हॉल की कल्चरल स्टडीज के अंदर वो पॉलीसेमिक है, उसको कंटेस्ट किया जाता है, चैलेंज किया जा सकता है और वो आइडियोलॉजी बेस्ड है। पावर डायनामिक्स में इट इज टॉप डाउन ट्रांसमिशन ऑफ इफेक्ट, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक केवल एक सिंगुलर फ्लोर होता है, उसने बोला और नीचे वाले ने रिसीव करा, इफेक्ट हुआ। जबकि हॉल के अकॉर्डिंग नेगोशिएटेड स्ट्रगल होता है हेजेमोनिक कंट्रोल का, कोई अगर अपनी तरफ से मीनिंग थ्रो करता है तो सामने से उसको चैलेंज किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप you got to know about all these concepts, आपके इनसे related doubts clear होंगे। Very soon we will come with our next video. Keep watching, keep supporting. Thank you friends.